हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, फाइनली कल से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की शुरुआत होने जा रहा है। तो कल पेपर रट लो यह प्रश्न, क्योंकि आज के सभी प्रश्न आपके सभी शिफ्टों में छपने वाले हैं। क्योंकि इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एक एक प्रश्न तराशा हुआ है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। लेकिन आप सभी का टारगेट 100 क्वेश्चन में से केवल 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही कर देते हैं इस क्लास से, तो समझिए आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को पहली बार में फतेह करने वाले हैं। इसलिए अपने शिफ्ट से पहले इन सभी प्रश्नों को एक नज़र में जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि अति संभावित बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया आपके सभी शिफ्टों के लिए। जिस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल आने वाले हैं, वो भी एसएससी के द्वारा। तो जिस तरह से कल 16 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ड्राइवर के पेपर में जो सवाल पूछे गए थे, उससे अंदाजा लगा चुके हैं कि आपके पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये क्लास आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे अपने शिफ्ट से पहले। तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के सभी 100 प्रश्नों को एक नज़र में आप जरूर देखेंगे, क्योंकि इस क्लास को समाप्त करने में हम ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है। ओके, तो इस क्लास को आप पूरे बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा, काफ़ी आपको कॉन्फिडेंट भी आएगा। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। इन 100 क्वेश्चन को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए हो सकता है कि 20 से 25 नंबर का इजाफा देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। बहुत सारे सवाल तो ऐसे आपको मिलेंगे जो कि डिट्टो आपके सभी शिफ्टों में छपेंगे, सेम टू सेम ऑप्शन भी वही मिलेगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर भी करिएगा, प्लस जिनका एग्जाम कल 18, 19 और 20 दिसंबर को होने वाले हैं उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, वो जाके अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले। प्लस आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि कल के बाद से तो आपके सभी शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन भी करवाना है। ओके, तो चलिए भाई इस क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा, प्लस अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो बिल्कुल बेसिक वाला प्रश्न, मावरी लोग निम्नलिखित में से किस देश से हैं? मावरी लोग किस देश से बिलोंग करते हैं? तो न्यूजीलैंड से हैं। तो पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था, तो इसके दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस स्थान पर दिया था? तो बॉम्बे में दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन तो आयोजित किया गया था 1885 में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था तभी हुआ था भाई पहला अधिवेशन, जो कि 1885 में। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शॉल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? कौन सा शॉल हिमालय में जंगली खाल के ऊन से बनाया जाता है? तो शहतूश शॉल बनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है? तो किस प्रकार का पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को निगलता है? तो विषम पोषण। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता था? जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता था? तो महाराजा सूरजमल को कहा जाता था। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता प्रदर्शित करता है? तो साथियों इनमें से कौन सा खेल खेलते समय एकजुटता को प्रदर्शित करता है? तो आप सभी को मालूम होगा बास्केटबॉल खेल है भाई, जो कि सभी प्लेयर एक साथ आ जाते हैं गोल को बचाने के लिए। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो इंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होती हैं? परिधि के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये समानांतर सीधी रेखाएं के रूप में होती है। इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों आप सभी लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए क्रैकी पीडीएफ आ चुका है। ये पीडीएफ भाई केवल मात्र आपके एग्जाम के लिए 50 रुपए का है और इस 50 रुपए में आपके 75 नंबर पक्का होने वाले हैं। यदि आपका पेपर कल परसों जब भी आने वाला शिफ्ट में होने वाला है, यदि आप इस एक नज़र में इस पीडीएफ को देख लेते हैं तो समझिए आपका पूरे 75 में से लगभग 70 नंबर तो कहीं नहीं गया है भाई। ये पीडीएफ मात्र 50 रुपए का होने वाला। 74 60 92 87 75 इस नंबर पे आपको मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त करना है। जीके जीएस के पूरे 50 क्वेश्चन इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग के जो पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर इसी पीडीएफ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसलिए भाई एक नज़र में इस पीडीएफ को आपको देखना ही देखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हल करिए। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए जाति और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उपस्थिति प्रणाली कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 कर्तव्य हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है? तो इनमें से कौन सा वर्षण का एक प्रकार है? तो ओले हैं भाई, जो कि एक वर्षण का प्रकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को हल करिए। कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाले संश्लेषित अणु को क्या कहा जाता है? कोशिकीय श्वसन के दौरान निकलने वाले संश्लेषित अणु को क्या कहा जाता है? तो एटीपी कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हल करिए। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? 1946 में गठित अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री तो सरदार बलदेव सिंह थे। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? प्रायद्वीपीय भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है एक गोदावरी नदी। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक तो वर्गीस कुरियन थे। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो मद्रास में स्थित था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है? तो मनुष्यों में कौन घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है? तो वृक्काणु हटाता है। कौन भाई? वृक्काणु हटाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हल करिए। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? किस देश में विश्व में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था? तो लीबिया देश में। तो इस सवाल का ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 29 है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हल करिए। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो खार बोलते हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हल करिए। उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो बताइए उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो आप सभी को मालूम होगा भाई वास्को डी गामा था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए। युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहते हैं?
युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह के कारण किसी देश में घोषित आपातकाल को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहा जाता है? किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माता कहते हैं? तो मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को बोलते हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में उल्लिखित वित्त आयोग की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इसमें उल्लिखित वित्त आयोग की प्रकृति क्या है? तो अर्ध न्यायिक निकाय है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, हर एक क्वेश्चन पे 0.25 का माइनस मार्किंग होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस खेल या खेलों में नेट की आवश्यकता होती है? बताइए किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो शतरंज में नहीं होती है, कबड्डी में नहीं होती है, खो खो में नहीं होता, बैडमिंटन में होती है। तो इस सवाल का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कॉल करिए। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेकांग नदी है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल शब्द ये किससे संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कॉल करिए। मधुमक्खियां किस प्रकार शहद ग्रहण करती है? मधुमक्खियां किस प्रकार शहद को ग्रहण करती है? तो भाई एपी कल्चर के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को हल करिए। उर्दू में तलाक शब्द का क्या अर्थ है? उर्दू में तलाक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो विवाह विच्छेद बोलते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। भारत के किस राज्य में आत्मनीय जनजाति निवास करती है? भारत के किस राज्य में आत्मनीय जनजाति निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। 1793 बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? 1793 में बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। कौन सा शब्द श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में विखंडन का वर्णन करता है? कौन सा शब्द श्वेत प्रकाश के उसके घटक रंगों में विखंडन का वर्णन करता है? तो भाई फैलाव करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कॉल करिए। भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया? भारतीय संसद ने औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया था? तो 1956 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कॉल करिए। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? तो 1991 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथी, बहुत ही बेसिक सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक के देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ध्यान दीजिएगा। ओके, जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे क्या बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं? जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे बासीपन बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की अधिकतम अवधि क्या है? राज्यसभा द्वारा धन विधेयक पारित करने की जो अधिकतम अवधि होती है वो केवल 2 हफ्ते को होती है, यानी 14 दिन की। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 को हल करिए। प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से किस केरल नाम से जाना जाता था? प्राचीन भारत में कुश्ती को सर्वाधिक प्रसिद्ध रूप से मल्ल युद्ध केरल नाम से जाना जाता था।
बी ऑप्शन मल्ल युद्ध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 कॉल करिए। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? बताइए भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? संघ सूची में मूलतः कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं, यानी सॉल्व का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस देश को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो फिनलैंड देश को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कॉल करिए। मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारी का चार्टर है? तो मैग्ना कार्टा ये इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारी का चार्टर है। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे, प्लस आप लोग अपना एग्ज़ाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई कल के बाद से तो ये हमें आइडिया लग जाएगा कि आपके सभी शिफ्टों में किस तरह के सभी सब्जेक्ट के सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो इसलिए आने वाले शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना एग्ज़ाम डेट कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है। एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा कैसे मापी जाती है? एसआई इकाई में पदार्थ की मात्रा जो कैसे मापी जाती है? तो ध्यान रखिएगा मोल के रूप में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है? तो इनमें से कौन सा खेल टेबल की मदद से खेला जाता है? तो टेबल टेनिस। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक है? तो किस खेल में गोलकीपर को हेलमेट पहनना आवश्यक होता है भाई? हॉकी खेल में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में है? बताइए इनमें से कौन सा यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी शामिल है, पश्चिमी घाट ये भी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। कीची ओ पोलारी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कीची ओ पोलारी झील किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? तो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कॉल करिए। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला? पुष्कर आ गया तो राजस्थान यदि दिया होगा ऑप्शन तो ठीक होगा भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है? तो किस क्षेत्र में शेरी वाइन का उत्पादन किया जाता है? तो स्पेन में भाई। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 55। सिंधु मध्य हिमालय में किसके पास एक गहरी खाई बनाती है? सिंधु मध्य हिमालय में ये नंगा पर्वत के पास एक गहरी खाई बनाती है। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 56। क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होती है? क्रिकेट खेल में शामिल प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 कॉल करिए। भारत की वन नीति में कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र का विशिष्ट लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? भारत की वन नीति में कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र का विशिष्ट लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? कितने प्रतिशत का? तो 33% का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 कॉल करिए। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा था? तो इनमें से राजा राम मोहन राय जी ने क्या लिखा था? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, क्वेश्चन नंबर 59 को हल करिए। वायसराय लिट्टन ने 1877 में किसे आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? वायसराय लिट्टन ने 1877 में किसे आधिकारिक रूप से भारत की महारानी घोषित करने के लिए दरबार का आयोजन किया था? तो महारानी विक्टोरिया के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कॉल करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 61 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किसी घनत्व की इकाई के क्षेत्र में सीमित आवेश कहा जाता है? किसी घनत्व की इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश कहा जाता है? तो सतह चार्जिंग घनत्व को। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कॉल करिए। श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा गया था? श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन मारा गया था? तो टीपू सुल्तान मारा गया था। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कॉल करिए। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा गया? भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया था। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 64। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है? भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 65। जो धातुएं बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो धातुएं बजने जैसी ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ध्वन्यात्मक यानी सोनोरस कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करिए भाई। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? तो 1906 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? बताइए, यह निर्धारित कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है भी या नहीं? तो यह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कॉल करिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन तो हुआ था 1950 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 69। डांडिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? बताइए, डांडिया किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये गुजरात राज्य का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 कॉल करिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 तो ये संबंध है स्वतंत्र चुनाव आयोग से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 कॉल करिए। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? तो भाई कल्याणकारी राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 को हल करिए। रानी मच्छया एक कौन से लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए, रानी मच्छया कौन है? कौन एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो एक उम्मत आड़ लोक नर्तकी हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कॉल करिए। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व समझौता किस वर्ष में लागू हुआ? बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व समझौता किस वर्ष में लागू हुआ? तो 1820 में लागू हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 कॉल करिए। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 75। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक के लेखक कौन है? कम से कम 4 सवाल भाई पुस्तक से संबंधित आपके पेपर में आएंगे। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ताहिरा कश्यप खुराना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 76।
मेहताब बाग भारत के किस प्रसिद्ध स्मारक का हिस्सा है? मेहताब बाग भारत के किस प्रसिद्ध स्मारक का हिस्सा है? तो ताजमहल का भाई है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77। पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने बनवाया था? पटना बिहार में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने बनवाया था? तो परवेज शाह ने बनाया था। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कॉल करिए। सांची का महान स्तूप किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? सांची का महान स्तूप किस राजा के शासनकाल में बनवाया गया था? तो अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए वो कौन सा राज्य है? तो राजस्थान राज्य है। ओके, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पहले ये चेक करिए कौन सी नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जैसे नर्मदा नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती नदी भी, माही नदी भी, लेकिन कावेरी नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 को हल करिए। पोंगल एक 4 दिवसीय लंबा फसल त्योहार है जिसे गन्ना और किस फसल की कटाई पर मनाया जाता है? बताइए। पोंगल जो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, जो कि एक 4 दिवसीय लंबा फसल त्योहार है जिसे गन्ना और किस फसल की कटाई पर मनाया जाता है? तो गन्ना और चावल के फसल की कटाई पर मनाया जाता है पोंगल। ऑप्शन सी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 को हल करिए। होली का बसंत त्योहार मणिपुर के मेईतेई जनजाति द्वारा किस नाम से मनाया जाता है? होली का बसंत त्योहार मणिपुर के मेईतेई जनजाति द्वारा किस नाम से मनाया जाता है? तो याओ सांग के नाम से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 को हल करिए। दौल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? दौल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम राज्य में। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 84। केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक जनजातीय त्यौहार हैं? तो साथियों केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक जनजातीय त्यौहार हैं? तो वह त्रिपुरा राज्य के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 85। किस नृत्य रूप में नाचने वाले के चेहरे को चित्रित मास्क की तरह बनाया जाता है और पोशाक में एक पूरा लहंगा, भारी जैकेट, अनेक माला और हार और ऊंचा टावरिंग हेड ड्रेस होता है? बताइए भाई यह किस नृत्य में होता है ऐसा काम? तो कथकली में, जो केरल में होता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 86। उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुरी नृत्य किस भगवान की आराधना से निकला है? उत्तर पूर्वी भारत का मणिपुर नृत्य तो ये किस भगवान की आराधना से निकला है? तो भगवान कृष्ण से निकला है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 कॉल करिए। बिहार में वर्षा के भगवान इंद्र को खुश करने के लिए कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए बिहार में वर्षा के भगवान इंद्र को खुश करने के लिए झिझिया नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, अच्छी वर्षा और अच्छी फसल के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए। बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला सैला कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए सैला कहाँ का लोक नृत्य है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 89। काला रामनाथ किस घराने से संबंधित है? काला रामनाथ किस घराने से संबंधित है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को हल करिए। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त याद रखिए पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 91। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अकाउंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है टैली का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है?
तो वह रैंडम एक्सेस मेमोरी में अटक जाता है, यानी रैम पर। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 को हल करिए। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? तो वह स्पीकर है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 94। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है, यानी सीआरएम का फुल फॉर्म बताइए, वो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में। तो याद रखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है सीआरएम का फुल फॉर्म। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को हल करिए। उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क कौन सा है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? भाई बताइए कौन सा है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है जो उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या किसी नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। ऑप्शन में बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 कॉल करिए। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर टाइप के होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 को हल करिए। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसे मॉडम बोलते हैं। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 98। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? मेमोरी का सबसे बड़ा माप तो भाई टीबी होता है, यानी जो टेराबाइट होता है। एमबी जो हमारे मोबाइल में था उसे मेगाबाइट बोलते हैं। जीबी मतलब गीगाबाइट बोलते हैं। केबी मतलब किलोबाइट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इन सभी का फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 कॉल करिए। C++ किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज का एक उदाहरण है? C++ किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करिए 100 नंबर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से असमान को चुनिए। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में असमान इनमें से कौन सा है? तो आउटपुट यूनिट है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली ये 100 क्वेश्चन कल के लिए कंप्लीट हो चुका है और एक हम क्लास आपको लगभग 12 बजे देंगे, वो भी क्लास आपको कंप्लीट करना है। लगभग 60 से 65 सवाल आएगी दोपहर के 12 बजे। उस क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका जीके कंप्यूटर में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ओके, तो साथियों फाइनली आज का यह लास्ट 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही जवाब हुआ? बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आप 100 के 100 क्वेश्चन तैयार किए होंगे, प्लस उसमें से 50 क्वेश्चन बिल्कुल राइट आया होगा आप सभी का। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो हमने आपको पीडीएफ दिया है उसको भी आप पढ़िएगा, परचेस उस पीडीएफ को जरूर करिएगा भाई, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। ओके, तो और आप लोग रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहिए भाई। जिनका एग्ज़ाम बाद में है 10 दिन अभी बाकी एग्जाम में, वो तो भाई मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। ओके, रिवीजन करते जितना आपने पढ़ा उसको रिवीजन करिए, दोहराइए, कुछ नया सीखने का प्रयास इस टाइम न करें भाई। ओके, जितना भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे पूरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे, आपके रिवीजन के लिए ही कराएंगे, टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ओके, वैसे कल के बाद से तो पूरे पेपर के आधार पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथ एक और नए क्लास में। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।